इसके पहले ऑनलाइन क्लास में हम आपको लीची के बारे में बता रहे थे, उसमें बहुत कुछ बता गए हैं आपको। हमने आपको भूमि और इसके आगे भी उन्नत किस्में बता चुके हैं। अब उसी क्रम में आगे चलते हैं और आज हम आपको खाद और उर्वरक यानी मैन्योर एंड फर्टिलाइजर बताते हैं। ध्यान से समझिएगा, इसे खाद के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। लीची के सफल उत्पादन के लिए खाद और उर्वरक का बहुत महत्व है। खाद और उर्वरकों का प्रयोग इस प्रकार से करना चाहिए जिससे कि प्रतिवर्ष थोड़ी मात्रा में देते रहें, और उसकी एक निश्चित मात्रा है, उसको हम बता रहे हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले तो हम पेड़ की उम्र बताएंगे, यानी पहली वर्ष की कितना दिया, दूसरी वर्ष, तीसरी वर्ष, ऐसे बताएंगे। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक मैन्योर का नंबर आता है, यानी गोबर की खाद, गोबर की सड़ी हुई खाद या कंपोस्ट खाद। तो गोबर की खाद की मात्रा समझिए, मैं किलोग्राम में बोलूँगा। एक पेड़ के लिए कितने किलोग्राम गोबर की खाद दी जाती है मैं बताऊंगा। 1 वर्ष में, 2 वर्ष में, सब अलग अलग बताऊंगा। और इसके साथ में जब आपने जीवांश पदार्थ वाली खाद यानी ऑर्गेनिक मैटर यानी गोबर की खाद दे दिया, तो फिर रासायनिक उर्वरक का नंबर आता है। उसको मैं क्रमशः बोलूंगा NPK, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फास्फोरस और K फॉर पोटास। और एक बात समझिएगा, इसको मैं केवल ग्राम में बोलूंगा, ग्राम प्रति पेड़। इसमें थोड़ी मात्रा दी जाती है ना, तो इसलिए कितने ग्राम आपको नाइट्रोजन देना है, कितने के ग्राम फास्फोरस देना है और कितने ग्राम पोटास देना है, ये मैं ग्राम प्रति हेक्टेयर बोलूंगा। लेकिन जो गोबर की खाद है वो तो किलोग्राम में बोलूंगा। मैं एक बार समझा दूंगा, आपके समझ में आ जाएगा, चिंता न करिए। तो आप पहले समझिए, 1 वर्ष की उम्र का जो पेड़ है उसको गोबर की खाद 15 किलोग्राम दिया जाता है। पहली साल 15 किलोग्राम देंगे। ये भी तो आप जानते हैं, ये थे थाला में पहले दे दिया जाता है बेसल ड्रेसिंग के रूप में। अब देखिए, NPK का नंबर आता है, तो मैं बोल रहा हूं आपको 60-30-30, यानी जो ये 60-30-30 बोला मैंने, तो इसका मतलब हुआ 60 ग्राम नाइट्रोजन प्रति पेड़ और 30 ग्राम फास्फोरस प्रति पेड़ और 30 ग्राम पोटास प्रति पेड़। समझ गए ना आप? अब उसी पेड़ को दूसरी साल आप कितना देंगे तो उसको समझिए। तो देखिए, ये तो आप गोबर की खाद जो है हर साल 5-5 किलो बढ़ाते जाएंगे, तो दूसरी साल इसका हो जाएगा 20 किलोग्राम प्रति पेड़। और इसमें NPK का मात्रा जो है 120-60-60, इसका मतलब समझे कि नहीं? 120 ग्राम नाइट्रोजन, 60 ग्राम फास्फोरस और 60 ग्राम पोटास, ये प्रति पेड़ है। ये डोज जो है प्रति पेड़ प्रति वर्ष बता रहा हूं, ध्यान समझिएगा। अब देखिए, तीसरी वर्ष आप पेड़ में कितना देंगे, एक पेड़ में, तो इसकी मात्रा जब 5 किलो बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 25 किलो, यानी 25 किलोग्राम आपने गोबर की खाद दिया, सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति पेड़। और NPK का नंबर आता है तो 180-90-90, इसका मतलब जान गए ना? 180 ग्राम नाइट्रोजन और 90 ग्राम फास्फोरस और 90 ग्राम पोटास प्रति पेड़। तो इस प्रकार आपने 3 साल के जान लिया। अब चौथी वर्ष क्या देंगे आप? फिर 5 किलो बढ़ाइए, तो ये हो जाएगा 30 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद, ये प्रति पेड़ बता रहा हूं। अब रासायनिक उर्वरक का नंबर आता है तो 240-120-120, यानी 240 किलोग्राम 240 किलोग्राम नहीं, केवल ग्राम, क्योंकि ज्यादा मात्रा तो आप दे नहीं सकते। गोबर की खाद जरूर किलोग्राम में दिया, लेकिन सब ग्राम में देंगे। 240 ग्राम नाइट्रोजन, 120 ग्राम फास्फोरस, 120 ग्राम पोटास, ये प्रति पेड़ है प्रति वर्ष।
अब उसी में अब बाद में आप 5वें साल क्या देंगे, तो इसमें फिर बढ़ाइए 5 किलो, तो हो जाएगा 35 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति पेड़ आपको देना है। अब रासायनिक उर्वरक समझिए, 300, 150, 150 यानी 300 ग्राम नाइट्रोजन, 150 ग्राम फास्फोरस और 150 ग्राम पोटास प्रति पेड़ प्रति वर्ष है। इसी प्रकार आप 6वीं ओर समझिए, तो गोबर की सड़ी हुई खाद हो जाएगी 40 किलोग्राम और नाइट्रोजन हो जाएगी 360 ग्राम, फास्फोरस हो जाएगी 180 ग्राम, पोटास हो जाएगी 180 ग्राम। अब आप 7वें वर्ष क्या देंगे, जरा ध्यान से सुनिए, फिर 5 किलो बढ़ाइए तो हो जाएगा 45 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद और 420 ग्राम नाइट्रोजन, 210 ग्राम फास्फोरस, 210 ग्राम पोटास, ये प्रति पेड़ प्रति वर्ष है। 8वें वर्ष कितनी हो जाएगी आप जानते हैं, 50 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद हो जाएगी और 480 ग्राम नाइट्रोजन, 240 ग्राम फास्फोरस, 240 ग्राम पोटास प्रति पेड़ प्रति वर्ष बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। अब 9वीं साल कितनी उर्वरक देंगे, कितना खाद देंगे, तो खाद तो जानते हैं, जब आप 5 किलोग्राम बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 55 किलोग्राम, यानी आपको थाली में 55 किलोग्राम के हिसाब से प्रति पेड़ के हिसाब से गोबर की सड़ी हुई खाद देना है और 540 ग्राम नाइट्रोजन, 270 ग्राम फास्फोरस, 270 ग्राम पोटास, ये जो है प्रति पेड़ प्रति वर्ष है। और 10वें साल जरा ध्यान से समझिए, तो ये तो आप जान ही गए गोबर की खाद कितना देंगे, बोलिए 60 किलोग्राम। जब 55 में 5 बढ़ा दिया 60 हो गए ना, ये सड़ी हुई खाद दिया आपने बेसल ड्रेसिंग। और उसके बाद 600 ग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम फास्फोरस, 300 ग्राम पोटास, ये डोज जो है प्रति पेड़ प्रति वर्ष है। अब आप इसको ध्यान से समझ गए ना, गोबर की खाद और फास्फोरस तथा पोटास की पूरी मात्रा दिसंबर के अंत में देनी चाहिए। नाइट्रोजन को 2 भागों में बांटकर पहली मात्रा फरवरी और दूसरी मात्रा अप्रैल में देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त 2.5 किलोग्राम जिंक सल्फेट, 1.2 किलोग्राम बुझा हुआ चूना 450 लीटर पानी में घोलकर पौधों पर छिड़काव करना चाहिए। यह बात याद रखनी चाहिए कि लीची के पौधों की जड़ें भूमि में गहरी न जाकर उथली ही रह जाती हैं, अतः खाद को पेड़ों की शाखाओं के नीचे की ओर चारों ओर डालकर गुड़ाई करके मिट्टी में भली भांति मिला देना चाहिए। अब आप इसको देखिए, प्रवर्धन जानते हैं, प्रोपोगेशन। अब जो है प्रोपोगेशन सुन लीजिए, फिर प्रश्न बोलता हूं मैं। देखिए, एक तो होता है बीज द्वारा, दूसरा होता है दाब कलम द्वारा, और दाब कलम को लेयरिंग कहते हैं, तीसरा होता है भेंट कलम द्वारा यानी इनर्चिंग, ये जो है अटैच्ड मेथड है, और गूटी द्वारा इसी प्रकार से प्रवर्धन होता है। इन सब विधियों में गूटी अथवा दाब कलम लगाकर पौधे तैयार करने में अधिक सफलता मिलती है। बीज द्वारा बोकर उगाए गए पौधे अपनी किस्म के पक्के नहीं निकलते और उनमें फल भी बहुत देर से लगते हैं, अतः पौधों को लीची का प्रवर्धन करने के लिए गूटी अथवा दाब कलम की विधि बहुतायत से अपनाई जाती है। लीची का प्रवर्धन मुख्य रूप से गूटी द्वारा ही होता है। गूटी बरसात के आरंभ में यानी जून महीने में तैयार की जाती है। उचित मोटाई की शाख लेकर इसके निचले भाग में लगभग 2.5 सेंटीमीटर लंबाई में छिलका हटा देते हैं। रिंग के ऊपरी भाग में रूटोन यानी इंडोल ब्यूटारिक एसिड IBA के से उपचारित करते हैं। फिर इसे नम घास से ढककर और ऊपर से एल्काथीन का टुकड़ा लपेटकर कसकर बांध देते हैं। ऐसा करने से श्वसन की क्रिया जारी रहती है, पर वाष्पीकरण रुक जाता है। लगभग 2 माह के अंदर जड़ें पूर्णतः निकल आती हैं। फिर शाख को पेड़ से काट कर अलग कर लेते हैं और छायादार स्थान में
गमले में लगाकर रख देते हैं। इस तरह से गुटी तैयार करने से मोटी जड़ें निकलती हैं जो बहुत जल्दी टूट जाती हैं। अतः नर्सरी में बहुत से पौधे मर जाते हैं। इन पर से 2 पत्तियों को तोड़ देने से इनके मरने का अंदेशा कम हो जाता है। पत्तियां कम करने से गुटी में पानी शोषण और वाष्पीकरण में एक सामंजस्य स्थापित हो जाता है। 1 साल के बाद ये खेत में लगाने योग्य हो जाते हैं। यदि गुटी बनाते समय छिलके उतारे हुए भाग यानी रिंग को वर्मीकुलाइट और मांस घास से मिश्रण से ढका जाए तो जो जड़ें निकलती हैं वे कुछ पतली होती हैं और टूटती भी कम हैं। इस प्रकार नर्सरी में लगाने के बाद गुटी के मरने का अंदेशा कम हो जाता है। बिहार में इसके लिए एक अलग ही मिश्रण प्रयोग करते हैं जिसमें जड़ें पतली निकलती हैं और नर्सरी में पौधे मरते नहीं हैं। यह मिश्रण लगभग 60 भाग तालाब की चिकनी मिट्टी, 20 भाग बालू, 10 भाग बोरे का सड़ा टुकड़ा, 10 भाग सड़ी हुई रेंडी की खली और 1 भाग यूरिया को मिलाकर बनाया जाता है। सभी वस्तुओं को मिलाकर मिश्रण को इस्तेमाल करने से पहले 1 सप्ताह तक रख दिया जाता है। बूटी जुलाई में बांधी जाती है और सितंबर से इसे काट कर अलग कर देते हैं। तत्पश्चात इन्हें गमले में लगाकर नर्सरी में रख दिया जाता है। तो इस प्रकार आपने प्रवर्धन यानी प्रोपोगेशन समझ लिया। प्रश्न लिखिए। प्रश्न नंबर 1 लिखिए। लीची की खेती में खाद एवं उर्वरक प्रति पौधा प्रति वर्ष के हिसाब से लिखिए। प्रश्न नंबर 2 लिखिए। लीची के प्रवर्धन यानी प्रोपोगेशन लिखिए। धन्यवाद।